1815 के बाद गुड मॉर्निंग एवरी गाइस। आज राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इसमें फ्रांसीसी क्रांति का विचार, और इसमें नेक्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। पैराग्राफ 2। अगर आप मध्य 18वीं शताब्दी के यूरोप में नक्शे को देखें तो वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे राजशाही डैचों और कैंटोनों में बटे हुए थे। 18वीं शताब्दी की बात है। उस टाइम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड सब आपस में बटे हुए थे। वहाँ का राजशाही डैचों और कैंटोनों में बटे हुए थे। इनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी मध्य यूरोप में अनुकूल राजतंत्र के अधीन थे। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान सांस्कृतिक या भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे। विभिन्न जाति समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी और शासन करने वाले हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्र जनसमूहों के जोड़ पर बना था। इसमें एल्प्स एंड इटलास्ट या सुडेनेटन जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। अच्छा, ये सब भी इसमें शामिल थे। जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। इन सब में जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य वेनेशिया जैसे इतालवी फ्रांस भी शामिल थे। हंगरी के आधे लोग मैंगमार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियां इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली मोलावा हैब्सबर्ग और रेखाओं के भीतर भारी संख्या करने वाले और अवस्था में रहते थे, जैसे कि उत्तर में बोहेमिया, स्लोवाकिया एंड दक्षिण क्वेट एंड पूर्व तरफ में ऑस्ट्रिया रहने वाले रोमन लोग थे। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल के प्रति निष्ठा थी। कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग। अब देखिए, कुलीन मतलब कि मध्य वर्ग और कुलीन मतलब कि नौकर चाकर वाला लोग हमारे, और मध्य वर्ग मतलब कि कुलीन मतलब कि गरीबी जीवन के नीचे जीने वाला लोग, और मध्य वर्ग का मतलब कि न गरीब हो न अमीर, बीच का। सामाजिक राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली बधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों के ज़्यादा शहरी हवेलियों में मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के फ्रेंच भाषा प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े हुए थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के दौरान लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी जिस पर भूदास खेती करते थे। कुछ लोग के पास भूमि था तो उच्च वर्ग के थे, और कुछ के नहीं था तो वो लेकर के करते थे। वही कुलीन मध्य वर्ग कहलाते थे। पश्चिम और हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन, व्यापार में वृद्धि, शहरों का विकास, वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी राज्यों के कुछ हिस्सों में 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग मध्य वर्ग, उद्योगपति, व्यापारी, सेवा क्षेत्र के लोग बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अधिक दशकों तक छोटा था। कुलीन विषादकारों की समाप्ति, शिक्षित उदारवादी व मध्य वर्ग के बीच ही राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय हुआ। उदारवादी राष्ट्रवादी के क्या मायने थे? यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता में संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े हुए थे। मतलब 19वीं सदी में राष्ट्रीय दशकों का जो एकता संबंधी विचारवाद था वो जुड़े हुआ था। उदारवाद यानी शब्द लातीन भाषा के मूल पर आधारित था जिसका अर्थ थे आज़ाद। नए मध्य वर्ग के उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी।
राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद ने रखो शासन, पादरी वर्ग के विषद घर समाप्ति, संविधान संशोधित करने की सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व का अनिवार्यता पर भी बल देते थे। निरंकुश शासक था, मतलब कि एक समाजवाद का भाव रहे और किसी का पक्ष न हो। आप याद कर रहे हैं कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवाद प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। वहाँ मत देने पर, चुने जाने पर अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों के वंचित रखा था। जिसे संपत्ति नहीं थी उसको राज्य अधिकार भी नहीं दिया जाता। कहने का मतलब मताधिकार वापस आई और महिलाओं दर्जा देने वाले पितापतियों आदि कर दिया गया। संपूर्ण 19वीं सदी के 20वीं सदी पर आरंभिक वर्षों में महिलाओं और इन पुरुषों के राजनीतिक अधिकारों की मांग करते आंदोलन चलाए। अधिकार क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति, चीज़ और पूंजी में आवागमन और नियंत्रणों का खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरता हुआ मध्य वर्गों में जोरदार मांग थी। आइए 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों उदाहरण में ले गए। प्रशासनिक कदमों में अनगिनत 39 राज्यों का एक महासंघ, इनमें प्रत्येक अपनी मुद्दा और नाप तौल प्रणाली थी। 1883 हेम्बर और न्यूनबर्ग पर जाकर अपना माल व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों को देना पड़ता था और हर बार लगभग पर सीमा शुल्क देना पड़ता। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन, आकार और लगाया जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र में अपनी नाप तोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता है। मसलन कपड़े को नापने में मोल तोल, जिसकी लंबाई बदलने के साथ साथ घटती जाती, फेंक कर खरीदा जाता है। कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर में नाप करके थोड़ा थोड़ा कपड़ा लोगों को दिया जाता था। नए वाणिज्यिक परिस्थिति को विनिमय और बाधक मानते हुए ऐसे आर्थिक क्षेत्रों का पक्ष तर्क दे रहा था, जहां वस्तुओं को लोग पूजा आवागमन बाधा रहित। 1834 प्रशासन शुल्क समाप्त मुद्राओं को केवल 2 ही जन्म गतिशील और राष्ट्रीय एकता के साथ बनाया गया उस समय पनप रही थी और राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक लहर से मजबूत बनाया गया। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी 1815 के हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। नेपोलियन की जो सरकार बनी उसमें रूढ़िवाद की भावना नहीं थी, मतलब गुलामी नहीं थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज अस्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, सामाजिक उच्च नीति परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवाद लोक क्रांति से पहले दौर में वापसी नहीं। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों में उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसे पारंपरिक संस्थानों को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य ताकत ज़्यादा कारगर मजबूत बना सकता है। एक आधुनिक और कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, बहुभाषात्मक समाज यूरोप में राजा शक्ति प्रदान करते थे। 1815 ब्रिटेन, रूस, प्रशासनिक यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने नेपोलियन को हराया के प्रतिनिधि समझौता करने के लिए वेना मिली। इन सम्मेलन में मेजबानी ऑस्ट्रिया चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने इस प्रतिनिधियों में 1815 वेना संधि तैयार कर, जिससे जो सब बदलाव खत्म हटाए गए। बोर्बो राजवंश और सत्ता बहाल किया गया और फ्रांस में इन इलाकों को खो दिया गया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार न कर सके। मतलब नेपोलियन ने इतना फ्रांस पे अपनी व्यवस्था वो कर दी है कि उनका विकास न हो पाए उस देश का। कहने का मतलब ये हर तरह से दबदबा वहाँ बन गया। नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया जिससे बेल्जियम शामिल था। दक्षिण फिनलैंड को जोड़ दिया। पश्चिम सीमाओं का महत्वपूर्ण और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। उसके बाद उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया नीदरलैंड को। मगर नेपोलियन 39 राज्यों को जर्मन महासंघ और नीदरलैंड में एक हिस्सा दिया गया और इस मुख्य उद्देश्य में बताया हाल ही से नेपोलियन को एक रूढ़िवादी कायम रखा गया। 1815 तक रूढ़िवादी संस्थाएं निरंकुश थी। आलोचना और असंवेद बर्दाश्त उन्होंने गतिविधियों, अखबारों, किताबों, नाटकों और फ्रांसीसी क्रांति रूढ़िवादी और राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया यह मुद्दा आज़ादी का था। नेक्स्ट था क्रांतिकारी।
1815 में वास्तव में दमन भय के अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया। बहुत सारे यूरोपीय राज्य क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने विचारों में प्रसार के लिए गुप्त संगठन उभर आया। समय क्रांतिकारियों में मतलब कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का विरोध करने के लिए वियना कांग्रेस स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता मुक्ति के प्रतिबद्ध संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्रों में स्थापित अनिवार्य हिस्सा मानते थे, मतलब अनिवार्य था। ऐसा ही व्यक्ति था जो इटली क्रांतिकारी जोसेफ मस्सेनी, उनका जन्म 1807 में जोनोवा में हुआ था। इटली का 1807 में जोनोवा में हुआ था और कानोवारी गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया क्रांति करने वाले के लिए बहिष्कृत कर दिया गया था। संस्थानों में 2 भूमिगत संगठनों स्थापित की गई। पहला था मार्सेई एंड इटली, दूसरा बर यूरोप। इसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन विचार रखने युवा थे। वहाँ के युवा जो विचारशील थे। मैसे विश्वास था कि ईश्वर राष्ट्र बंद में उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन में एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण इटली मुक्ति के आधार पर हो सका। से मॉडल में देखरेख की जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड कायम किया। मैसने और राजनीतिक गणतंत्रों में मैसेवादियों को उस सारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन, यही सब व्यवस्था वहाँ का सबसे बड़ी दुश्मनी थी। नेक्स्ट हेडिंग है क्रांतियों का युग। ये क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण।